नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं बिहार बोर्ड के 12th के लिए इंटर बेसिस के स्पेशली मैं ऑब्जेक्टिव सेशन का बैच शुरू किया हूं। इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी दोस्तों का वंस अगेन फिर से स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। 12th क्लास के लिए स्पेशली देखिएगा, आप इसमें से स्टेट लेवल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बीपीएससी लेवल के जो टीचर लोग तैयारी कर रहे हैं उनका भी ये उनके माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। सही है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस ऑब्जेक्टिव में। स्पेशली इस बैच को सुपर फास्ट बैच नाम रखा हूँ। सही है, पर डे ये वीडियो लाता हूँ। सही है, और आगे आप लोग के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्टिव सेशन में पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, स्पेशली 12th के लिए मैं खास करके बनाया हूँ कि डीएनए के पैरामीडिन में पाया जाता है। डीएनए के पैरामीडिन में पाया जाता है। देखिए डीएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता, लिखा गया थायमिन एवं साइटोसिन, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है एडेनिन एवं ग्वानिन। अगला ऑप्शन दिया गया है साइटोसिन एवं यूरासिल, थायमिन एवं यूरासिल, डी ऑप्शन दिया गया। तो पूछ रहा है कि डीएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है। डीएनए के पैरामीडिन में क्या पाया जाता है, पहले तो आप ये देख लें कि नाइट्रोजनस बेस जो है दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है बेसिकली नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, जिनमें से एक को हम लोग कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं पायरीमिडीन्स। पायरीमिडीन्स कहते हैं। वहीं आप देखेंगे तो प्यूरिन का दो बेस हो जाता है। प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन और दूसरा देखेंगे प्यूरिन में ही आता है ग्वानिन रहता है। एडेनिन और ग्वानिन शॉर्टकट में इसको ए से सूचित किया जाता है, इसको देखिएगा जी से सूचित किया जाता है। वहीं देखेंगे पायरीमिडीन में एक बेस आता है साइटोसिन रहता है, दूसरा हम लोग इसको कहते हैं थायमिन रहता है। ये दो बेस होता है। तो इसको सी से सूचित किया जाता है शॉर्टकटली और इसको टी से सूचित किया जाता है, टी से। तो आप देखेंगे प्यूरिन में मुख्यतः एडेनिन और ग्वानिन, इसको इस तरह से याद रखिएगा, पाई साइ थाई, मतलब पैरामिडिन, साइटोसिन और थायमिन आ जाएगा, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आ जाएगा। तो पैरामिडिन में साइटोसिन थायमिन आता है। तो अब ये देखना, आपको क्वेश्चन पूछा ये जा रहा कि डीएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है। डीएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है, तो पैरामिडिन में साइटोसिन और थायमिन पाया जाएगा, और अगर प्यूरिन रहता तो उसमें एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता। तो साइटोसिन और थायमिन देखिए कहां पर है, साइटोसिन और थायमिन, ये रहा साइटोसिन और थायमिन। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। बाकी एडेनिन और ग्वानिन, आपको मैंने बोला था कि एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन के लिए बना है, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन के लिए बना है, ये संभव नहीं है। इसके बाद साइटोसिन एवं यूरासिल, ये चल जाइए आरएनए में चल जाइएगा, फिर तो उसमें आ जाएगा यूरासिल। आप ये थायमिन और यूरासिल, ये भी आपका गलत आंसर है। सही है, तो बेसिकली आप जो है इस बेसिस पर देखेंगे तो पैरामिडिन में पाई साइ थाई, इस तरह से कोड आप बना के याद रखिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो पाई साइ थाई मतलब पैरामिडिन, साइटोसिन और थायमिन, और प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाएगा। तो ये आपका आंसर सही है, पूछे जाएगा एग्जाम में निश्चित रूप से। सही है, सारे एमबीबीआई क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखें ताकि आपका जो है एग्जाम पर्पज से पढ़ाई अच्छी हो। टारगेट आपका यही रहेगा कि आप अच्छे से अच्छा नंबर लाएं। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है एनोफिलीज नामक परागन किसके द्वारा होता है। एनोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है। आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया गया है चिड़िया है। चिड़िया में देखेंगे आप, इसका जो है चिड़िया के लिए मैं इस साइड लिख रहा हूं, चिड़िया के लिए एक परागन होता है ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली चिड़िया के द्वारा, मतलब ऑर्निथोफिली पक्षी परागन को हम लोग चिड़िया के द्वारा, एक आता है एंटोमोफिली, इसको हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। इंसेक्ट के द्वारा होने वाले परागन को, इंसेक्ट के द्वारा होने वाले, कीड़े मकोड़े के द्वारा होने वाले परागन को एंटोमोफिली कहते हैं। एक आ जाता है परागन जूफिली, जंतु परागन इसको कहते हैं। अगर देखिएगा तो इसमें जो है अगर जंतु के द्वारा परागन होता है तो इसको हम लोग जंतु परागन कहते हैं, जूफिली। और एक कहता है हाइड्रोफिली में हाइड्रोफिली नाम ही है, इसमें आप देखेंगे तो वाटर के द्वारा परागन होता है, वाटर के द्वारा। सही है, और इसमें एनिमल के द्वारा, जंतु के द्वारा परागन होगा। ये तो बेसिकली चार तरह से परागन होता है, एंटोमोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली और निथोफिली। तो आप ये देखेंगे पूछ रहा है कि एनिमोफिली जो है
एनोमोफिली देखिएगा ये विंड के द्वारा, हवा के द्वारा मतलब होने वाले परागन है, हवा के द्वारा, एयर के द्वारा होने वाले परागन का कहते हैं। तो इसका मतलब जो है चिड़िया जो है आपका ये गलत ऑप्शन आ जाएगा, चिड़िया के द्वारा नहीं होगा। चमगादड़, चमगादड़ ये भी आपका नहीं होगा ऑप्शन। चमगादड़ को हम लोग कहते हैं कैरेप्टेरोफिली रहता है, ये कैरेप्टेरोफिली। वहीं घोंगा के देखिएगा तो घोंगा का जो होता है परागन ये मैलेकोफिली कहते हैं, मैलेकोफिली। इसको ध्यान रखिएगा सब, ऑब्जेक्टिव बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो घोंगा के द्वारा मैलेकोफिली, कैरेप्टेरोफिली हो जाता है, इसके द्वारा ऑर्निथोफिली हवा के द्वारा। देखिए ये ऑप्शन आपका सही है, हवा के द्वारा होने वाले प्रजनन को हम कहेंगे एनिमोफिली नामक परागन होता है। तो हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा होने वाले प्रजनन होने वाले परागन को, पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे एनिमोफिली नामक परागन। तो याद रखिएगा मैंने 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑर्निथोफिली पक्षी परागन, और दूसरा होता है एंटोमोफिली इंसेक्ट परागन, इंसेक्ट के द्वारा, कीड़े मकोड़े के द्वारा। इसके बाद आपका जूफिली है जंतु द्वारा होने वाला परागन, जंतु के द्वारा। हाइड्रोफिली दिया गया आपका वाटर के द्वारा होने वाला परागन को, वाटर के द्वारा होने वाले परागन को हाइड्रोफिली कहते हैं। यहाँ पर मैंने आप बोला कैरेप्टेरोफिली होता है चमगादड़ के द्वारा, मैलोकोफिली आपको लिखा जाता है, मैंने यहाँ लिख दिया है घोंगा के द्वारा, और एनिमोफिली हवा के द्वारा होने वाले प्रजनन को हम लोग कहेंगे एनिमोफिली। तो ये आपका सटीक आंसर होगा हवा, इसमें हवा मारिएगा, एनिमोफिली परागन इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। हरे पौधे देखिएगा प्रोड्यूसर का काम करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में मुख्यतः देखेंगे 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, एक को एबायोटिक और जैविक घटक जिसमें प्राण ना हो, और दूसरा जो घटक होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, सही है, जैविक घटक। ये अजैविक घटक, इसको जैविक घटक कहते हैं। एबायोटिक में सनलाइट आ गया, मिट्टी आ जाता, पानी आ जाता, इनको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो गैसेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उनको ये ले लीजिए एबायोटिक कंपोनेंट में। वहीं आप बायोटिक कंपोनेंट में देखेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट में आप देखिएगा पहला आ जाता है प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर, जिसको कहते हैं उत्पादकता, ये आपका रहा। दूसरा देखिएगा उपभोक्ता होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर होता है, जो वस्तु को उपभोग करता है, उपभोक्ता। और एक था आप घटन करता से, जिसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। इसमें मुख्यतः आप देखेंगे बैक्टीरिया, कवक वगैरह आ जाएगा, फंजाई वगैरह आ जाएगा, तो डिकम्पोजर होता है। तो देखेंगे उत्पादक जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर इंग्लिश में। यही जो है भोजन बनाने का काम करता है। पौधों में जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उन सब में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और इसके माध्यम से जो है पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे हरे पौधे के रूप में उत्पादक होता है, जो भोजन कराता है, भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये भोजन तैयार करता है, और उत्पादक का काम करता है, मतलब निर्माता का काम करता है, जिससे भोजन बनता है, और इसी उत्पादकता पर निर्भर रहता है उपभोक्ता। कंज्यूमर में भी आप देखेंगे, कंज्यूमर में भी जो है मतलब मुख्यतः प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, एक टर्सरी कंज्यूमर भी होता है, टॉप कंज्यूमर भी आते हैं, जो हाई लेवल के कंज्यूमर होते हैं। तो हाई लेवल के जो उपभोक्ता उसको टॉप कंज्यूमर कहा जाता है। तो ये आ जाता है, ये आपका कंज्यूमर हो गया। आप घटन करता जब ये कंज्यूमर डेथ एंड डीके होता है, मरता सड़ता गलता, तो फिर उस पर डिकम्पोजर आकर उसको अपघटित कर देता है, ताकि इकोसिस्टम का संतुलन बना रहे, इकोसिस्टम जो है बैलेंस रहे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, हरे पौधे क्या है, उत्पादक का काम करेंगे। तो सटीक आंसर आपका ये होगा, पहला नंबर ये। दूसरा उपभोक्ता, ये गलत होगा। अपघटन करता, ये भी गलत होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। तो आपका आंसर, सटीक आंसर उत्पादक मारेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होंगे इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल ने चयन किया। देखिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि मटर का पौधा जो होता वो एक वर्षीय होता, साथ ही साथ पॉलिनेशन कराने में आसानी होती है, उसको पॉलिनेशन आसानी से करवा सकते हैं। इसलिए मटर एक वर्षीय के साथ साथ जब मेंडल ने मतलब अपने जो उनका मतलब मठ था, उस मठ में मटर के पौधे को ही उन्होंने ज़्यादातर लगाया था। मटर पौधा एक वर्षीय होता, साथ ही साथ उनका पॉलिनेशन। आपका क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में 12th एग्जाम में कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, तो आप कहेंगे कि मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर पौधा जो होता वो एक वर्षीय होता, साथ ही साथ पॉलिनेशन कराने में आसानी होती है, इसलिए मेंडल ने मटर पौधे का चयन किया, किसी दूसरे पौधे का चयन नहीं किया। चना देखिए आपका ये नहीं होगा, चना। इसका देखिए पाइनस, ये भी आपका नहीं होगा। टमाटर ये भी नहीं होगा आपका। गार्डन मटर है ये, आप इसका सटीक आंसर लगाएंगे कि
मतलब मंडल ने मटर के पौधे में गार्डन मटर का प्रयोग किया था, जो आसानी से पॉलिनेशन करवा सके। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में प्राय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? आहार श्रृंखला जानते हैं, भोजन जो है, लोग जीव जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मैं अगर छोटी सी बात करूं, एक पौधा जो है वो पौधा को खाता है कौन? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? बाज जो ये टॉप कंज्यूमर आ जाएगा। सही है। तो आप ये देखेंगे, अब इसमें से एक सिस्टम सीक्वेंस चलता है, क्रम चलता है, जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही घटक है? आप देखेंगे घास हुआ, गेहूं हुआ, घास गेहूं एक ही चीज हो गया, दोनों उत्पादकता आम, ये आपका गलत ऑप्शन हुआ। अगला है घास बकरी खाएगा और शेर खाएगा, ये हद तक सही है। देखते अगला ऑप्शन क्या है? बकरी गाय नहीं खाएगा घास, ये गलत ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। आप ये देख रहे हैं घास मछली और बकरी, ये मछली को बकरी ये भी नहीं खाएगा, ये भी गलत है। तो आपका सबसे सही आंसर है ये घास जो है, घास को कौन खाता है? बकरी, और बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। मतलब ये प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका देखिएगा कंज्यूमर में आ जाएगा, और ये आपका टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। प्रोड्यूसर, ये कंज्यूमर, ये आपका टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सटीक आंसर ये रखिएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही है? तो आप देखेंगे घास बकरी और शेर जो है, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी का मतलब हुआ कि मेल अलग होना चाहिए, फीमेल अलग होना चाहिए। आप देखेंगे सरसों द्विलिंगी प्लांट है, सरसों में मेल फीमेल एक ही साथ रहता है। वहीं आप अगर गुड़हल को देखेंगे तो गुड़हल में भी मेल फीमेल एक साथ रहता है। पपीता, ये आपका सटीक आंसर है। पपीता में मेल अलग और फीमेल अलग रहता है। पपीता में मेल अलग और फीमेल, जिस तरह से ह्यूमन में देखेंगे मेल और फीमेल अलग होता है, उसी तरह देखेंगे तो एकलिंगी पौधे में पपीता जो बिल्कुल वो अलग रहता है। ठीक है, तो ये आपका सटीक आंसर है, ये आपका गलत ये भी हो जाएगा। तो आप मारिएगा पपीता जो है एकलिंगाश्रय, एकलिंगी जो है पौधा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है पूछने वाला क्वेश्चन कि गोल्डन सुनहरा धन, गोल्डन या को सुनहरा धन बोला जाता है, सुनहरा धन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन या सुनहरा धन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें आप देखिए ऑप्शन दिया गया विटामिन B12, ये तो आपका नहीं होगा, ये गलत है। ये देखिए आपका दिया गया विटामिन ए, ये सही है। विटामिन ए जो है मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है विटामिन ए का स्थानांतरण किया गया है गोल्डन राइस में, वैज्ञानिकों ने ऐसा तकनीक लाकर निकाला है। सही है, विटामिन ए आपका ये ऑप्शन सही है। विटामिन ए मारेंगे, सुनहरे धान में जो है विटामिन ए की मात्रा को इंसर्ट किया गया, विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन, ये देखिए विटामिन डी ये नहीं है, रिकेट्स हड्डी कमजोर हो जाती है। विटामिन डी धूप में जो है, आप सब लोग जो धूप में रह के अपना विटामिन डी लीजिए, सरसों तेल लगा के शरीर में विटामिन डी का आनंद। ये डी देखिए स्कर्वी जो है मुंह में पारिया वगैरह हो जाती है, विटामिन सी स्कर्वी डिजीज के कारण इसके लिए होता है। तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं है, आप ये सटीक आंसर इसमें मारेंगे। विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में, सुनहरा धान में इसको प्रवेश कराया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? चिड़िया के लिए नहीं होगा, चिड़िया नहीं। घड़ियाल के लिए ये भी नहीं होगा क्वेश्चन आपका। शेर के लिए ये सही आंसर है, शेर के लिए आपका ये जो है गिर अभयारण्य में मुख्यतः शेर को पाला जाता है और इस शेर के लिए जो है प्रसिद्ध है। गेंडा के लिए नहीं, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कंसेप्ट काम नहीं करते, बेसिकली आपको वो याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। गिर अभयारण्य में मुख्यतः शेर के लिए प्रसिद्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा अजीब हो गया। न्यूक्लियोसाइड है, देखिएगा न्यूक्लियोसाइड, शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, सही है। शर्करा और नाइट्रोजन युक्त बेस, शर्करा शुगर फॉस्फेट नहीं। न्यूक्लियोटाइड रहता तो न्यूक्लियोटाइड में हम लोग लगाते कि नाइट्रोजन युक्त बेस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा रहता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को संयोग करवा देंगे तो वो हो जाएगा आपका मतलब न्यूक्लियोटाइड। ये पूछ रहा है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस, ये आपका सही ऑप्शन है, ये सही है। शुगर फॉस्फेट ये नहीं होगा आपका, नाइट्रोजन बेस ये मैं बोला था, न्यूक्लियोटाइड बेस में चल जाइएगा।
तो उसमें ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका जो है नहीं है, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। सही है, तो आप मारिएगा न्यूक्लियोसाइड में मुख्यतः जो है शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस पाया जाता है। शुगर एक और वही पूछ देता है न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, तब आप लिखिएगा शर्करा, शर्करा एक नाइट्रोजन युक्त बेस और फॉस्फेट मिलकर जो है वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ये ऑप्शन रहेगा, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जाता है एंटीकोडोन किस में पाया जाता है। एंटीकोडोन देखिएगा मुख्यतः जब हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने के लिए जो मतलब सेल जो होता है, सेल के अंदर देखिएगा केंद्रक होता है न्यूक्लियोलस, यहाँ से ट्रांसफर आरएनए रहता है, बाहर में देखिएगा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम स्थित रहता है। ये राइबोसोम जो है ये एमआरएनए इसमें लगा हुआ रहता है, एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए से यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए बाहर निकलता है, बाहर निकलकर इसके द्वारा मैसेंजर आरएनए के द्वारा बाइंड करता है। तो एंटीकोडोन के रूप में मुख्यतः ट्रांसफर आरएनए काम करता है। कौन सा आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये बाहर निकलकर राइबोसोम के मैसेंजर आरएनए से बाइंड करके प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। तो इसका आपका सबसे सटीक आंसर कौन होगा, टीआरएनए। आप ये लगाइएगा, मैसेंजर आरएनए ये भी गलत है, आरआरएनए से ये भी गलत है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। आप सबसे सटीक आंसर इसको मारिए। ये जो है एंटीकोडोन्स के रूप में जो है प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है और मुख्य रूप से एमाइनो एसिड का एक श्रृंखला बनाता है, यहां से ये काम करता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है गैमीट निर्माण को कहते हैं। गैमीट, अब यहां से बात दो चीजें आती है। सही है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमीट दो प्रकार के, एक होता है मेल गैमीट, आप देखिएगा एक मेल गैमीट आ जाएगा, दूसरा आता है एक फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट देखिएगा आप, ये आ जाएगा। तो मेल गैमीट जो होता है स्पर्म को कहते हैं हम लोग मेल गैमीट, ये आ जाता। और फीमेल गैमीट को हम लोग कहते हैं ओवम, ये आपका फीमेल गैमीट आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। ये हिंदी में मादा युग्मक इसको कह लीजिए। और ये हो गया आपका नर युग्मक, नर युग्मक। शुक्राणु इसको कहते हैं, शुक्राणु। और ये आपका रह जाता है, ये अंडाणु आपका कहलाता, अंडाणु ये रहता है, अंडाणु। तो आप देखेंगे कह रहा है कि गैमीट निर्माण होता है। सही है, तो मेल स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की क्रिया को। ओवम जब बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस। ये आपका रहा ऊजेनेसिस। ओवम बनने की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो आप यहां से देखिएगा, आप देखिए गैमीट बनने की, ये पूछ नहीं रहा कि कौन सा ये नर युग्मक बनना है कि मादा युग्मक बनना, सिर्फ गैमीट पूछ रहा है। सही है, तो आप इसके सबसे सटीक आंसर ये होगा आपका गैमेटोजेनेसिस। आप ये आंसर सही मारिए, गैमेटोजेनेसिस आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस में देखिएगा मुख्यतः साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। जब केंद्रक माइटोसिस अवस्था में देखिएगा, जब केंद्रक सबसे पहले मतलब 90% स्टेज में देखिएगा, इसमें आप इंटरफेज स्टेज में जाइएगा तो इंटरफेज स्टेज में देखिएगा कोशिका 90% डिवीजन कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक वर्ड होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। सही, इसमें केंद्रक का विभाजन होता है मुख्यतः, केंद्रक का। एक आता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में आप देखेंगे इसमें मुख्यतः कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो विभाजन करता है। मतलब 5% का आपको समय ये लगाएगा और 95% का टाइम जो है ये लेता है कैरियोकाइनेसिस। ये लगभग हम लोग में मनुष्य में आप देखेंगे 23 घंटे के समय को ये लेता है। मुख्यतः 23 घंटे का समय ये इन्वेस्ट करेगा, जिसमें देखिएगा आप, ये हमने बोला 23 आवर का समय लेगा और ये बचे 1 आवर का समय जो है ये लेता है, आवर्स, 1 आवर्स का समय साइटोकाइनेसिस। तो ये कोशिका विभाजन की अवस्था को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस में होता है स्पोर निर्माण की प्रक्रिया को, स्पोर मतलब बीजाणु, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मियोसिस रहता है। सही है, तो ये मतलब फिर आगे देखिएगा ये रहता आपका। सही, इसको ध्यान रखिएगा। जो गैमेटोजेनेसिस होता है वह मुख्यतः गैमीट निर्माण की प्रक्रिया में दोनों चीजें आती है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस दोनों आते हैं। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या कहता है, तो स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और वही होता है ऊजेनेसिस किसको कहते हैं, तो ऊजेनेसिस में मुख्यतः देखेंगे अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये देखिएगा निषेचन क्या है, कहता है निषेचन क्या, अंडा तथा नर न्यूक्लियोलस का संयोजन।
अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, यही आपका सही आंसर है। अगला दिया अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ये नहीं होगा आपका। अंडा तथा सिनर्जीड का संयोजन, नहीं ये भी नहीं होगा। ये आपका इनमें से कोई, ये ऑप्शन नहीं होगा। सही है। जैसे देखिएगा आप, मैं अगर प्लांट की बात करूं, प्लांट में आप देखेंगे तो प्लांट के अंदर देखिएगा ये ओव्यूल रहता है, ओव्यूल है, और इसको कहते हैं हम लोग ओवेरी। मैच्योर ओवेरी इज नोन एज फ्रूट एंड मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड। बीज के निर्माण को हम लोग सीड कहते हैं, ये फ्रूट बनाता है आगे चलकर। इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर बीच में जो है, यहाँ पर एक सिनर्जीड रहता है, बीच में देखिएगा 2 पोलर न्यूक्लिया रहता है और 2 मेल गेमिट से। मेल गेमिट एक पोलर न्यूक्लिया के साथ संयोग कर लेता है, तो मेल गेमिट पोलर न्यूक्लिया के साथ संयोग कर लेगा तब बनाता है इंडोस्पर्म, जो ट्रिप्लॉइड रचना रहता है। और वहीं पर देखिएगा एक मेल गेमिट अगर इसमें देखिएगा ओवम के साथ संयोग कर जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग एम्ब्रायो के निर्माण में भाग लेता है। तो ये प्लांट की मैं बस के लिए बात पता है। यहाँ पर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस तो है भी नहीं, क्वेश्चन से पूछेगा कि इंडोस्पर्म जो है, इंडोस्पर्म ये क्या होता है, तो इंडोस्पर्म देखेंगे प्राय ट्रिप्लॉइड रचना में रहता है, त्रिगुणित में रहता है। वहीं एम्ब्रायो देखिएगा आप, एम्ब्रायो पूछ दे कि भ्रूण जो है, ये इसको भ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष। एम्ब्रायो मतलब भ्रूण होता है, तो भ्रूण की रचना जो है वो क्या होता है, ये भ्रूण जो है 2n होता है, मतलब डिप्लॉइड रचना या द्विगुणित कहते हैं, ये त्रिगुणित रचना में रहता है। तो निषेचन क्या है, निषेचन जो है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन कहलाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, आनुवांशिकी के जनक कौन है। बहुत आसान सा सवाल, ह्यूगो डैबरीज, ये तो आप नहीं थे। 1900 ईस्वी में देखिएगा 3 वैज्ञानिक थे, नाम था उनका, 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक आए, नाम था उनका सर मैकलॉरेंस, ह्यूगो डैबरीज। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने, तीनों वैज्ञानिक ने मेंडल के प्रयोग को, मतलब मेंडल ने जो प्रयोग किया था उनके प्रयोग को फिर से ये अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनकी रिपोर्ट को सौंपा कि आपने ये सही बात बोले थे। इन तीनों वैज्ञानिक को मेंडलिज्म की संज्ञा दी गई थी। आप तीनों वैज्ञानिक को मेंडलिज्म की संज्ञा गई थी, मेंडलिज्म की संज्ञा दी गई 1951। तो ह्यूगो डैबरीज प्राय इसमें नहीं आएंगे। आनुवांशिकी के पिता आप देखिए, मॉर्गन क्रॉसिंग ओवर को देखा था, मेंडल, ये आपका सटीक आंसर है। मेंडल जो है ये रहे, डार्विन तो थे ही नहीं, सही है, तो डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को लाया था। तो ह्यूगो डैबरीज में नहीं होगा, मेंडल, मॉर्गन मेंडल, ये आपका सही आंसर है। जेनेटिक्स के पिता जो थे, आनुवांशिकी के पिता प्राय मेंडल ही थे, मेंडल ने इसको रिसर्च किया। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि मेंडलिज्म की संज्ञा किन्हें ये दी गई थी। तो 1900 ईस्वी में सर मैकलॉरेंस और ह्यूगो डैबरीज ये 3 वैज्ञानिक थे जिनको मेंडलिज्म की संज्ञा दी गई, और इन्होंने मतलब मेंडल के नियमों को फिर से टटोला, देखा, जांचा कि हाँ ये चीज सही है, इसलिए इनको मेंडलिज्म भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। इसी में कोई ऑप्शन बना देगा कि किन्हें मेंडलिज्म की संज्ञा मिली थी, सर मैकलॉरेंस को, ह्यूगो डैबरीज को, तो आप याद रखिएगा। तीनों में से जो वैज्ञानिक देगा उसका नाम आप लिख देंगे कहाँ इनको मिला था मेंडलिज्म की संज्ञा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। देखिएगा क्रॉसिंग ओवर जो है ये लेप्टोटीन ऑप्शन दिया गया है। क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है, क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है लेप्टोटीन अवस्था में। तो ये नहीं क्वेश्चन आपको मार देना क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है, तो लेप्टोटीन से शुरू हो जाती है, लेकिन होती है किसमें, पैकिटीन स्टेज में। पैकिटीन स्टेज में आप देखेंगे तो क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोजोम का स्पष्ट अध्ययन कर सकते हैं कि हाँ अब जो है क्रोमोजोम एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज कर रहा है। तो इसमें पैकिटीन आपका सही आंसर है। साइटोकाइनेसिस आपका होगा ही नहीं, ये गलत है। लेप्टोटीन भी आपका गलत होगा। डायकाइनेसिस जो है ये भी आपका गलत होगा। तो सबसे सटीक आंसर आप मारेंगे क्रॉसिंग ओवर में मुख्यतः जो है क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन स्टेज में पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, स्टेट लेवल के क्वेश्चन में भी, कंपटीशन बेस में भी ये क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कंपटीशन बेस में पूछे जाते हैं। तो स्टेट से अगर तैयारी करते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और स्टेट के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका पैकिटीन स्टेज में ये पूरा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है आपका, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड का, ये सही है। ये ऑप्शन न्यूक्लियोसाइड, ये भी नहीं होगा आपका, ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड्स, एमिनो अम्ल नहीं होगा। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियो प्रोटीन, ये भी नहीं होगा आपका। इसके लिए आपका सबसे सटीक आंसर होगा न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें आप टिक लगाइए, याद रखें। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो बहुलक है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 एलिफेंटियसिस का कारक कौन है? एलिफेंटियसिस को हम लोग हाथी पांव रोग भी कहते हैं, हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग। देखिएगा इसमें जो है पैर फूलकर बहुत मोटा हो जाता है, पैर फूलकर मोटा हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। तो हाथी पांव रोग जो है एस्केरियोसिस, ये आपका एस्केरियोसिस डिजीज के कारण होता है। टीनिया, टीनियसिस डिजीज है जिसमें देखिएगा पेट में दर्द होता है बहुत ज्यादा, सही है, उल्टी वोमिटिंग वगैरह होती है। टीनिया में वुचरिया, ये आपका सही आंसर है, वुचरिया बैनक्रप्टाई। देखिएगा वुचरिया बैनक्रप्टाई के कारण जो है मतलब एलिफेंटियसिस जो है फाइलेरियल वर्म, ठीक है, ये फाइलेरियल वर्म है, इसी कारण फाइलेरिया धरता है, एलिफेंटियसिस जिसको हम लोग कहते हैं। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसके कारण पेचिस हो जाती है, जिसको हम लोग अपने भाषा में सुईल भी कहते हैं, जिसमें पेट में बहुत दर्द करता है और दर्द के साथ मतलब मल के साथ जो है वो स्टूल के साथ जो है ब्लड बाहर निकलता, बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण ये धरता। वुचरिया बैनक्रप्टा, इसको याद रखिएगा, एलिफेंटियसिस का कारक होता है, जिसमें मुख्यतः फाइलेरिया भी हम लोग इसको कहते हैं या हाथी पांव रोग कहते हैं। तो ये सारे डिजीज इनको याद रखिएगा, ये वुचरिया के कारण होगा, इसको भी याद रखना होगा आपको, एलिफेंटियसिस के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, बायोगैस में होता है, बायोगैस में ये CO2 लिखा गया है, CO2 है, ये CO2, ये आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका मीथेन है, CH4 मीथेन लिखा गया। इनमें से सभी ये गलत है, आपका ये आंसर सही होगा, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होगा। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही आंसर है। ये आपका गलत हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी नहीं होगा, इनमें से सभी तो ये गलत ही आपका, ये सबसे सटीक आंसर होगा आपका, मीथेन गैस का उपयोग करिएगा बायोगैस में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पीसीआर जांच से पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर को हम लोग कहते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये देखिएगा इसका मुख्यतः जो है प्रोसेस जेनेटिक्स में किया जाता है, पीसीआर शॉर्ट में कहते हैं इसी को, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसके माध्यम से क्या हो जाता है कि किसी जीव से आप डीएनए निकालकर, अगर एक डीएनए है उस डीएनए से करोड़ों डीएनए तैयार किया जा सकता है। फिर पीसीआर प्रोसेस के द्वारा करोड़ों डीएनए का तैयार किया जाता है, चाहे वो फिर डीएनए हो या आरएनए का कोई सेगमेंट है, उससे भी हम लोग करोड़ों डीएनए या आरएनए तैयार कर सकते हैं पीसीआर प्रोसेस के द्वारा। तो वही पूछता है, देखिएगा एचआईवी में क्या कहता है, मतलब शरीर में अगर छोटे से, अगर एचआईवी का कहीं से कोई इन्फेक्शन दिख रहा है, छोटे अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट में भी कुछ दिख रहा, तो पीसीआर प्रक्रिया के द्वारा हम लोग एचआईवी का टेस्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये आपका सटीक आंसर है। कैंसर का ये अध्ययन नहीं किया जाता, ओंकोजीन के कारण कैंसर पकड़ता, आप याद रखिएगा, ओंकोजीन प्रो ओंकोजोन में चेंज हो जाता तो कैंसर हो जाता। ये 6 रोग आपका ट्यूबरकुलोसिस, 6 रोग है ट्यूबरकुलोसिस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण ये धरता 6 रोग से। वही हाइजा है आपका, देखिएगा हाइजा जो होता है मतलब शरीर में देखेंगे मुख्यतः जो है पतला दस्त होने लगता है, उल्टी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हाइजा ये पकड़ता है। तो इसकी भी जांच ये पीसीआर के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो सबसे सटीक आंसर है आपका एचआईवी का जो है टेस्ट किया जाएगा पीसीआर प्रोसेस के द्वारा, जिसके द्वारा हम लोग एचआईवी का टेस्ट करते हैं, ना कि कैंसर का। ये भी आपका गलत आंसर है, ये भी आपका गलत आंसर है, ये भी आपका गलत आंसर है, उसको याद रखिएगा, पीसीआर के द्वारा एचआईवी का चेक किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन उभय लिंगाश्रय पादप नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है, इसको याद रखिएगा। बच्चे आनंद फानंद में देखते हैं कौन सा उभय लिंगाश्रय, मार दिए खट से देख के, सही, ऐसा कभी मन ना करें। देखिए उभय लिंगाश्रय नहीं है, ये देखिए आपका सरसों, ये उभय लिंगाश्रय नहीं है। उभय लिंग मतलब दोनों लिंग जो है एक साथ हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक साथ हो, मेल फीमेल दोनों एक साथ हो। सरसों आपका ये, इसमें देखिए उभयलिंगी है, ये सरसों आपका देखिएगा उभयलिंगी है। उभयलिंगी मतलब हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जिसमें दोनों मेल फीमेल दोनों पाया जा, हर्माफ्रोडाइट ये होता है उभयलिंगी, या द्विलिंगी भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। कौन जो है बाइसेक्सुअल नहीं है? द्विलिंगी कौन सा नहीं है? द्विलिंगी, आप देख रहे हैं ये। तो द्विलिंगी मुख में देखिए हर्माफ्रोडाइट मतलब पपीता, ये एकलिंगी है, एकलिंगी। आप वही देखिएगा सरसों द्विलिंगी हो जाएगा, मक्का भी दोनों लिंग पाया जाता,
दोनों लिंग होता, अरहुल इसी को हम लोग गुड़हल भी कहते हैं, इसमें भी दोनों लिंग मेल फीमेल एक साथ पाया जाता। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा पपीता। क्या मतलब, दूसरे तरह से ये क्वेश्चन, पीछे भी एक क्वेश्चन दिखा है किसमें, इसमें पूछा निम्न में से कौन उभय लिंगाश्री पादप नहीं है, तो इसमें आप पपीता मारिएगा। ध्यान रखिएगा पपीता जो है एक लिंगी है, इसमें मेल अलग और फीमेल अलग होता है, ये हर्माफ्रोडाइट जीव आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये आपको याद रखना होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 6 दिसंबर, ये भी गलत है, ये 6 जनवरी को, ये भी गलत है आपका, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है। सबसे सटीक आंसर होगा पर्यावरण दिवस जो है वह 6 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 6 जून को मनाया जाता है। सही है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और है क्वेश्चन क्या, वो नहीं, अगला क्वेश्चन अब नहीं है। फिर से ये 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। सही है, आइए हम लोग मतलब 20 क्वेश्चन का ये सिलसिला शुरू किए हैं। एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से बताया जाएगा और सब सारे क्वेश्चन MBBI होंगे। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया इस YouTube चैनल पर ज्वाइन करें, दुर्गेश अकेडमी के चैनल पर आप ज्वाइन करें और अपने परीक्षा को और बेहतर तरीके से तैयारी करें, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया हूं। यह एक ऑब्जेक्टिव सेशन का मैंने नाम रखा है सुपर फास्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें आपको जो MBBI प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से बताया जाता है विद डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इन चीज़ों को बताता हूं। कहीं से अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रत्युत्तर दूंगा, आपको जवाब दूंगा। लेकिन आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी से पहुँच सके। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।